All right. So the first question is, as this is a great Monday, let's start with some good questions from scope of psychology. What is the primary focus of psychology? Like study of human body, study of natural sciences, study of animals, you have a study of mind and behavior. Primary focus. I will start with very lenient questions. All right. Very nice. Okay. Which is not the branch of psychology, which is not psychology branch, like developmental psychology, cognitive psychology, astrobiology, or social psychology, which is not. Okay, you can write in the chat if you want. Okay, I will just ask some very very basic questions ताकि तुम्हारा थोड़ा recap हो जाए. Who is considered as the father of modern psychology? Who is the father of modern psychology? Sigmund Freud, B.F. Skinner, William Wundt, और Carl Jung? बहुत ईज़ी बता रहा हूँ मैं अभी तो। बहुत सही, विलियम वोंट जो कि फाउंडर है मॉडर्न साइकोलॉजी के। ओके, विथ द फ्रेज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, द फ्रेज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ एसोसिएटेड विद किसके साथ? जॉन बी वॉटसन, विलियम जेम्स, विलियम वुंड या जीन पियाजे? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने कॉइन किया था? हो गया। कोई बात नहीं। हर्षित कुमार, ओके। सो अभी तो मैं तुम्हारे को अभी हमारा जो है ना जो पेड कोर्सेज़ वाले लोग हैं, हमारा एक्चुअली सेशन चला हुआ है। हम अभी स्ट्रक्चरलिज़्म में पहुँचे हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है स्ट्रक्चरलिज़्म, ऑलराइट? स्ट्रक्चरलिज़्म इज़ एक्चुअली अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, हम उसमें पहुँचे हैं। तो डोंट वरी, आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएगी हमारी रिकॉर्डेड वीडियोज़। आप वहाँ से पूरा सेशन को देख सकते हो, कि जो-जो हमने कंप्लीट कर दिया। यू डोंट हैव टू वरी। और तो आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएँगे, जो हमने कवर किया है अभी तक। ज़्यादा नहीं, मतलब 5 लाइक 1 हफ्ता हुआ इस सेशन को ना स्टार्ट करते हुए। तो कितना ही, यहाँ पर तुम रिसोर्सेज़ में देखोगे, जहाँ पर स्टडी मटीरियल है ना लिखा हुआ, अगर तुम देख रहे होगे, तुम स्क्रॉल करोगे नीचे, तो यहाँ पर स रिसोर्सेज़ में स्टडी मटीरियल है। वहाँ पर तुम्हारे को नोट्स मिल जाएँगे साइकोलॉजी के, बहुत ही बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, राइट? डेफिनिशन ऑफ साइकोलॉजी है, डेफिनिशन ऑफ साइकोलॉजी के नोट्स है, हिस्ट्री और साइकोलॉजी के नोट्स है, ठीक है? मतलब तुम्हारे को ये नोट्स मिल जाएँगे यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि हम बीच सेशन में पहुँच गए तो तुम्हारे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तुम बस इसको लर्न कर कर दो और तुम्हारे को समझ आ जाएगा कि अभी हो क्या रहा है। ठीक है? अच्छा, व्हाट डज़ फोरेंसिक साइकोलॉजी डील विद? फोरेंसिक साइकोलॉजी का क्या है मीनिंग? मतलब किसके साथ वो डील करती है? एनिमल बिहेवियर के साथ, क्रिमिनल बिहेवियर के साथ, चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ या साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ के साथ? या फोरेंसिक साइकोलॉजी डील करती है आपके क्रिमिनल बिहेवियर के साथ। दैट्स नॉट परफेक्ट कैप्चर्ड। कैप्चर्ड व्हाट? व्हाट आर यू सेइंग? या क्रिमिनल बिहेवियर्स के साथ काम करती है। नोट्स। हाँ, मैं इसको दोबारा से कैप्चर कर दूँगा, कोई बात नहीं। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। द नेक्स्ट थिंग इज़ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एम्फसिस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, फ्री विल एंड पर्सनल ग्रोथ, द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर या फिर रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट। What is the scope? What is the emphasis of humanistic psychology? Yes, great. Answer is free will and personal growth. B is the correct answer. Next thing is the focus of cognitive psychology. किसके हमारा cognitive psychology का क्या पर्पस होता है?
मेंटल प्रोसेसेस सच एज़ थिंकिंग एंड मेमोरी, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, अनकॉन्शियस ड्राइव या फिर सेंसेशन एंड परसेप्शन। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी? करेक्ट, जानवी करेक्ट। ओके, जो हमारे लास्ट सेशन में आए थे, तो हम पढ़ रहे थे पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। तो मेरे को बताओ नाइव रियलिज़्म क्या होता है? हमने नाइव रियलिज़्म की बात की थी। वो क्या होता है? एनीबॉडी नोज़? हमने नाइव रियलिज़्म की बात की। एक्चुअली मैं बता दूँ, नाइव रियलिज़्म वो चीज़ होती है लाइक इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। या दैट्स करेक्ट जानवी। एक्चुअली इट इज़ द थिंग लाइक जब हम ऑब्जेक्टिव दुनिया को सब्जेक्टिविटी के साथ देखते हैं, राइट? When we see the whole world in a subjective way from our own perceptions, it is known as what? It is known as naive realism. All right. It is a part of नहीं, 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 नहीं। मतलब जैसी हमारी परसेप्शन है ना, जिस हिसाब से हमारी नॉलेज है, हमारे एक्सपीरियंसेस है, हमारे बिहेवियर्स है, उसके हिसाब से हम परसेप्शन हमारी बनती है, उस हिसाब से हम देखते हैं, उस हिसाब से हम सोचते हैं। दिस इज़ नाइव रियलिज़्म। लाइक यू आर सीइंग द वर्ल्ड इन अ सब्जेक्टिव वे, नॉट इन अ ऑब्जेक्टिव फैशन, ठीक है? इसको नाइव रियलिज़्म बोलते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। हाँ, मतलब ऑब्जेक्टिवली नहीं सब्जेक्टिवली देखते हैं, नाइव रियलिज़्म तब इसको नाइव रियलिज़्म बोलते हैं। हाँ, तो अभी तो हम बस ऐसे ही थ्रो अराउंड क्वेश्चन्स कर रहे हैं साइकोलॉजी में, अभी कोई बात नहीं। सो द थिंग इज़ जो लोग न्यू आए हैं, जो लोग न्यू हैं इस फील्ड में साइकोलॉजी में, मैंने नोट्स दिए हैं रिसोर्सेज़ में। आई वांट यू टू गो थ्रू दोज़ नोट्स एंड आप लोगों की सैटरडे और संडे को मैं वी विल कंडक्ट सेशंस ऑन सैटरडे एंड संडे। और किसी को डाउट्स होंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, तो फिर सैटरडे और संडे को हम वो डाउट्स क्लियर कर देंगे। आपको नोट्स जो मैंने भेजे हैं, मैं दोबारा से भेज दूँगा क्योंकि अगर किसी को दिक्कत आ रही है नोट्स में, तो नोट्स शेयरिंग चैनल रिसोर्सेज में वहाँ पर स्टडी मटेरियल चैनल है, वहाँ पर सारे नोट्स हैं कि जो भी हमने अभी तक कवर किया है। लाइक अभी 1 हफ्ता ही हुआ है शुरू होकर इन चीज़ों को, सो डोंट वरी अबाउट इट। हमने रिकॉर्डेड क्लासेस भी तुम देख सकते हो, जो भी यहाँ पर हुआ है, ऑलराइट? तो यू डोंट हैव टू वरी कि क्लासेस जा रही है और हमारे को कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कोई बात नहीं। यू कैन गो थ्रू द क्लासेस एंड यू कैन गो थ्रू द नोट्स, ऑलराइट? नेक्स्ट थिंग इज़ अ व्हिच अगर हम स्कूल्स की बात करें, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी किससे कंसर्न रखती है? गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, लाइक ब्रेकिंग डाउन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इनटू बेसिक कंपोनेंट्स, परसेप्शन एंड हाउ पीपल नेचुरली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। सी इज अनकॉन्शियस मोटिवेशन या फिर रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी? परसेप्शन करेक्ट, जानवी करेक्ट। So, hierarchy of needs is associated with which psychologist? Hierarchy of needs. Sigmund Freud, Carl Rogers, Abraham Maslow या फिर अ, Ivan Pavlov? Abraham Maslow, करेक्ट। नहीं, नहीं, नहीं। ये कार्ल रोगस नहीं हुआ। कार्ल रोगस ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी थी। जो काउंसलिंग होती है ना काउंसलिंग, तुम्हारे को पता होगा काउंसलिंग होती है लाइक उसमें काउंसल करते हैं लोगों को। जिनके जिनकी इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, तो उनको काउंसलिंग करते हैं। तो काउंसलिंग में जो टेक्नीक यूज़ होती है ना, उसको बोलते हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। हाँ,
हाँ, ये बताऊँ कैसे क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एक ऐसी चीज़ है, इसमें आप अनकॉन्शियस पॉज़िटिव रिगार्ड देते हो। मतलब जैसे एक मम्मी अपने बेटे को प्यार करती है ना अनकंडीशनली, ठीक है? वैसे ही एक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट की बातें सुनता है अनकंडीशनली लाइक इसमें वो उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करता, उसकी बातें बहुत प्यार से सुनता है। समझ रहे हो? दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एंड द स्कैमास बिहाइंड इट। हम इसमें साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे लाइक ड्रीम्स कैसे होते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड क्या होता है, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में क्या होता है, ड्रीम कैसे काम करता है, ठीक है? या फिर हम पता करेंगे लर्निंग कैसे काम करती है या फिर मेमोरी कैसे काम करती है, कंडीशनिंग कैसे होती है, आपकी ब्रेन की कैसी कंडीशनिंग होती है। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे यार, कॉन्शसनेस क्या होती है, थेरेपीज़ क्या होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होती है। हम एब्नॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। लाइक इस साल तो मैं वो पढ़ ही रहा हूँ कि एब्नॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है। उसको हम बोलते हैं साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी बोलते हैं एब्नॉर्मल साइकोलॉजी। जो तुम ये रील्स देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, ये मैक्सिमली जो कि पर्सनैलिटीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैकियावेलियनिज़्म या फिर नार्सिसिज़्म, साइकोपैथी या फिर सैडिज़्म, ये सारे आते हैं साइकोपैथोलॉजी के अंडर, ऑलराइट। लेकिन स इंस्टाग्राम की रील्स में बहुत ही सरफेस लेवल पे चीज़ें बताई होती हैं, डेप्थ में नहीं, अबाउट ओवरथिंकिंग थ्योरी। हम और पूछो, पूछो, व्हाई नॉट? पूछो, कैन यू प्ली प्रोवाइड एमसीक्यू जो अभी तक हुए हैं, सो वी कैन डोंट वरी यार, एंड में हम एमसीक्यूज़ का टेस्ट लेंगे, वो तुम्हारे को एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे, डोंट वरी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ठीक है? आईओ साइकोलॉजी कहाँ काम करता है? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कहाँ काम करता है? इन व्हिच फील्ड दे यूज्ड? लाइक स्कूल्स, कोर्ट्स, वर्कप्लेसेस या हॉस्पिटल्स? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइज नो एक्चुअली गलत। वर्क स्पेसेस करेक्ट। जो भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल है ना, ये तो वर्ड से ही समझ आ रहा है कि जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ये काम करते हैं वर्क स्पेसेस में, मतलब ऑफिस में काम करते हैं ये, कंपनीज में काम करते हैं ये। वो एम्प्लॉइज की एनहांसमेंट करते हैं उनके काम में, या फिर उनकी कोई इमोशनल ट्रबल्स हैं उनके साथ डील करते हैं, या फिर उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अगर मैं न्यूरो साइकोलॉजी की बात करता हूँ, न्यूरो साइकोलॉजी किसमें ज़्यादा काम आती है? न्यूरो साइकोलॉजी मेंटल इलनेस में, लर्निंग प्रोसेसेस में, ब्रेन एंड बिहेवियर में, ब्रेन एंड बिहेवियर रिलेशनशिप में, या फिर लॉ एंड बिहेवियर में? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी? न्यूरो साइकोलॉजी करेक्ट सोहेब। आपने क्लास अच्छे से लगाई थी, तो आपको आंसर आ रहे हैं। वेरी नाइस। जब मैं न्यूरो साइकोलॉजी की बात करता हूँ, वो एक्चुअली बात करती है कि हमारा ब्रेन और हमारा बिहेवियर कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो कई लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, सो यू डोंट हैव टू वरी, आप जो इस नोट्स से गो थ्रू करना, जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है? सो डोंट वरी कि अभी ये हो क्या रहा है, ओके? आप लोग अभी मैं आपको टाइम देता हूँ बाय सैटरडे ना, इस सैटरडे तक जो भी पुराने नोट्स हैं, उनको सब आप पढ़ डालो, ठीक है? जो भी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी है, पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी और थोड़े बहुत स्कूल है, तो आप लोग वो पढ़ लेना, ऑलराइट? जो कि आपको मिल जाएँगे ये चीज़ें नोट्स सेक्शन चैनल में, राइट? स्टडी मटीरियल सेक्शन में मिल जाएँगी ये सारी चीज़ें। और अगर किसी को फिर भी दिक्कत हुई तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकता है, बिकॉज़ वहाँ पर सब कुछ प्रोवाइडेड है। अगर फिर भी दिक्कत हुई तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, डोंट वरी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ अब हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज़्म की।
क्योंकि आज हमने स्कूल स्टार्ट करने थे साइकोलॉजी। STRUC। आज हम इस स्कूल की बात करेंगे। इस स्कूल का नाम है स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है? आज हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे कि ये क्या सीन है, इसका क्या फंडा है। स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी में बहुत सारे अलग-अलग स्कूल्स हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, अ, साइकोडायनामिक स्कूल, अ, वी हैव ह्यूमनिस्टिक स्कूल, ऑलराइट, वी हैव कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मतलब बहुत अलग-अलग स्कूल्स हैं साइकोलॉजी में, ठीक है? तो सबसे पहले जो स्कूल आया था साइकोलॉजी में, वो आया था स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि सबसे पहला स्कूल था। स्ट्रक्चरलिज्म इज़ नोन एज़, okay, you are, if somebody is not familiar to the platform, I recommend you to take a notebook, take a copy, and write whatever you find is worth writing. All right, just take a copy and a pencil, and you, so that you cannot get distracted by your surroundings. All right, and also you can also use Wikipedia or some kind of thing. I recommend you to buy a book. ठीक है, मैं तुम्हारे को एक बुक recommend करूंगा जाते हुए, and I want you to buy that book so that you can know what we will be studying and how we will be studying. Yeah, this is the book. Sohab has said about the book. He has recommended it. Atkinson and Hilgard's Introduction to Psychology, 16th edition. This is the book. So, if I talk about structuralism, structuralism is the earliest school of psychology. It is the most earliest school of psychology that was founded in 19th century. Don't worry, you will get the slideshows. All right, I will give you the presentations. Don't have to worry. I have the presentation and all the material I have. You don't have to worry about that. So structuralism is the oldest school of psychology that was invented in founded in 19th century. And if I talk about structuralism, it is associated with two main people. William Wundt, all right, this guy. William Wundt, if I talk about William Wundt, he is the father of psychology. If somebody asks you who's the father of psychology, he's William Wundt, all right. And another guy, his student, that is E.B. Techner. E.B. Techner was his student. These two guys actually, founded structuralism, all right. If I talk about these two guys, William Wundt and his student, E.B. Techner, these two guys have founded or laid the foundation of structure. And if I talk about the aim, what is the aim of this school? The aim of this school was, to study the structure of the mind, all right, and breakdown of the mental processes into very simple parts, all right. Actually, the main aim of this school was to study the structure of your mind. We have a mind, and the main aim was to study the structure of your mind, and it helps, and also to break the mental processes into very simple parts, all right. This is the main thing about. If I talk about the parts, what are the parts you will, uh, how to भाई ये क्वेश्चंस मेरे को बाद में पूछना, हाउ टू सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू डिस्ट्रॉय इट, ये सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे। तुम्हें कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर तुम ध्यान से सुनोगे मेरी बात और कंसिस्टेंट रहोगे स्टडीज में। जो तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, बच्चों वाले क्वेश्चन, हाउ टू ओवरकम सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू डिस्ट्रॉय इट, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा टाइम के साथ। सब कुछ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस processes, how to overcome addiction, how to control emotions, how to increase intelligence, how to learn, how to condition your brain, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। just listen to me and stick with the white room, all right, so be patient,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट भाई, अनयूजुअल एक्टिविटी क्या हो रहा है? ओके समझ आ गया? सो यू डोंट हैव टू वरी, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो जाएँगे। कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा साइकोलॉजी की फील्ड में। You just have to listen to me like a child listens to a big guy. Father of psychology William Wundt, मैंने अभी तो बात की. Okay, if I talk about this school of psychology, it studied the aim of the school to study the structure of the mind and you know structure of the mind, and also it tells about how to break down the uh, to break down the mental processes into very simple parts that we will discuss later. What are these parts? All right. The next thing about this school, that is these two important people. We will talk about William Wundt first. What is who was William and what were his contributions? William Wundt had given several things. Like William Wundt uh, is known as the father of psychology, and he has established a laboratory in Leipzig, Germany in 1879. This is the most question that was asked. Like he established a he established the first psychological laboratory in 1879 in Leipzig, Germany. All right, I'm telling about the very basic thing. And next thing is, he is not uh you know very directly linked to he's not very directly linked to structuralism, but he laid the foundation of the school. All right, what I mean to say is, he didn't actually founded structuralism, but he laid the foundation of structuralism. All right, he didn't actually said that okay, I made the school structuralism. No, he's just laid the foundation of the school. All right, actually, to analyze the mind, he used a method called introspection. All right, anybody knows what is introspection? What is introspection? इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? विलियम वुंड ने माइंड को पढ़ने के लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज किया. इंट्रोस्पेक्शन किसी को पता है? नहीं पता तुम्हें? क्या होता है इंट्रोस्पेक्शन? टू ऑब्जर्व वंस बिहेवियर. ओके, ये काफी बेसिक सी बोली आपने वैसे डेफिनेट. इंट्रोस्पेक्शन होता है टू एनालाइज योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स. खुद के थॉट्स, खुद के फीलिंग्स और खुद के बिहेवियर्स को जब तुम एनालाइज करते हो, खुद को झांक के देखते हो, उसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं. तो विलियम वुड ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज किया दिमाग को एनालाइज करने के लिए. यू कैन यूज इंट्रोस्पेक्शन टू एनालाइज योर ओन माइंड, टू एनालाइज योर ओन थॉट्स, एनालाइज योर ओन फीलिंग्स and to analyze your own behavior. Introspection. So this is the thing that you have done it. How does it work? We will also get into the depths like how does it work. Okay. wait. Let me open my notes first. मैंने कहाँ लिखा है? क्योंकि मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ literally अभी. Next thing is, can we apply this? Of course, we can apply. You can apply this thing. Like for example, there are some techniques like just sit in a room, in a quiet room, and just reflect on whatever. What are your thinking patterns? What are your behaviors, and what are the triggers that trigger your behaviors? What are the emotional or environmental triggers that trigger your behavior? Or what are the things that make move you emotionally? And you have to keep this in mind, these three things in mind: thoughts, emotions, and behaviors. All right, these three components. Now, the next guy, E.B. Techner, the student of William Wood. First thing he have done is he have coined the term structuralism. This guy, okay,
this is the spelling actually. Uh, this guy coined the term structuralism, all right, and he actually made a book called Outline of Psychology. Outline of Psychology was a book written by E.B. Techner, and he have contributed to, he have coined the term structuralism. He what he did was he took the ideas of William Wundt and he went to US. He took the ideas of William Wundt and he went to US and made structuralism a popular field in US. All right, because he took his ideas and he went to US and he actually spread his ideas in United States of America. You got it, guys? Till now, समझ आ रही है मेरी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ? हेलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या-क्या चीजें इसमें यूज हुई थी। कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म में कौन-कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। एक्चुअली 2 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं स्ट्रक्चरलिज्म। एक है इंट्रोस्पेक्शन और दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शसनेस। ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं। अगर मैं इंट्रोस्पेक्शन की बात करूँ, इंट्रोस्पेक्शन मेथड मैंने अभी बताया टू एनालाइज़ योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। So actually it was a primary method used in structuralism. Introspection was the most primary method. All right. If I talk about the process of how it was conducted in the structuralism in a scientific way, I now I will tell you how it is conducted in a scientific way. How introspection is conducted in a scientific way. So the thing is, what happened? The subjects means people. Here, in terms of psychology, we don't use persons, people. No, we use the terminology of subjects. All right, we don't tell this person, that person. No, we tell subjects. All right, or units. People as subjects, people as units. All right. So the thing is, the subject in introspection method, the process was the subject told about their conscious experience. The subject told about their conscious experience and how what they felt, what they thought, and what they behave to the experimenter. Experimenter is the person who is writing the report. All right. So there is a subject, and he will tell about his conscious experience towards the experimenter. All right. This is the process of introspection in structuralism. All right, guys. The process was just subject tells about its conscious experience to the experimenter. Now the thing is, this guy E.B. Techner, he did a very crazy thing. E.B. Techner identified the basic elements of consciousness. E.B. Techner identified the basic elements of consciousness through introspection. जब उसने इंट्रोस्पेक्शन मेथड देखा विलियम वुंड का, तो उसने आइडेंटिफाई किया बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करेंगे कि वो क्या चीज है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। ऑलराइट, दीज आर द थ्री पार्ट्स। मैंने चार्ट में लिख दिया है, आप वो देख सकते हो। द थ्री पार्ट्स ऑफ basic elements of consciousness are sensation, images, and affection. Sensation means the raw data you receive from the world. That means your sound, your sight, your touch. All right. These are the bro. Hello, Piyush Sharma. Yes, bro. You have any question? Three parts of
These are not three parts. These are elements of consciousness, basic elements of consciousness. All right. So the thing is, now I'm talking about sensation. Sensation means your senses, like how you see, how you perceive, how you touch things. Your senses, it collects your raw data. All right. Sensation collects the raw data that you receive from the world, that you touch, that you smell, that you know. For example, you saw something. For example, you saw a flower, or you smell a flower from your nose. These consist of your sensory organs. All right, whatever included in your sensory organs. For example, your sense of smell from your nose. All right, sense of touch from your skin. These things. Next part is images. Yeah, that's correct. Next part is images. Images means mental representations. Mental representations means sensation means representations. What kind of mental representations? For example, thoughts, dreams, imagination. These are mental representations. For example, images means your thoughts or your dreams or your memories. All right. These included or imagination. These are the parts of mental representation inside the image. The next part is affection. Affection means your conscious experience, your subjective feelings. All right. It could be included like anger, sadness, disgust, surprise, fear. All right. These all emotions are inside your affection part. Affection means conscious experience or subjective experience. Subjective experience means what? Your fear, anger, motivation. These are subjective things. It it is the part of affection thing. Got it, guys? समझ आ रही है चीजें? सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं। भाई किसी ने मेरी पीएफपी चोरी कर दी, फ्रेंड बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अब आता है मेथडोलॉजी। हम स्ट्रक्चरलिज्म में कौन-कौन से मेथड यूज़ हुए थे? अगर मैं बात करूँ, 2 मेथड्स यूज़ हुए थे स्ट्रक्चरलिज्म। पहला है एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन। ऑलराइट, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, लाइक व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन? एज़ अब इसमें इंट्रोस्पेक्शन और एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन में क्या फ़र्क है? अगर मैं देखूँ ना, इंट्रोस्पेक्शन होती है दैट वी डू इन अ डेली बेसिस। यू कैन मेडिटेट और यू कैन रिफ्लेक्ट, you can journal. All right, it is a form of introspection. But experimental introspection is different. Experimental introspection consists of, you know, it is in a very hyper state. For example, it requires rigorous training. Experimental introspection requires a lot of training. And why it requires a lot of training? To produce, to get accurate results. That's why it requires a lot of training to get accurate, conscious results, or results of your conscious experience. So you require a very rigorous training. So the personal biases cannot be involved. All right. Okay, not understand. कोई बात नहीं. The thing is, ये नॉर्मल इंट्रोस्पेक्शन से अलग है, एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको बहुत ही ट्रेनिंग की जरूरत होती है ताकि तुम एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सको। तभी तुम्हें इतनी प्रैक्टिस की जरूरत है,
ताकि तुम बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हो। किस चीज़ के एक्यूरेट रिजल्ट? एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जो कि तुम्हारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस है ना, जो कि तुम्हें रिपोर्ट देनी है एक्सपेरिमेंटर को, ठीक है? तो उसके लिए तुम्हारे को रिग्रेस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि और इसमें कोई पर्सनल बायसेस इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। Now the next thing is that I'm going to talk about is that is controlled conditions. Controlled condition का मतलब है the experiment happens in a very controlled environment. Controlled environment means why there is a controlled environment. First of all, why there is a controlled environment, so that there can be no biases involved. There is a controlled environment so that the results are uh, so the results are reliable and तुम देखा होगा, जो व्हाइट रूम है ना, असली व्हाइट रूम, उसमें भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है ना? ऐसा क्यों? ताकि उसके रिजल्ट कंसिस्टेंट रहे और रिलायबल रहे, तभी उसमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। समझ रहे हो तुम? व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली पर्सनल बायसेस? पर्सनल बायसेस आर लाइक योर सब्जेक्टिविटी, ऑलराइट? जो भी सब्जेक्टिविटी आती है ना, जो तुम्हारा खुद से मनगढ़ंत चीज़ें, वो होती है पर्सनल बायस, सब्जेक्टिविटी। जब तुम चीज़ों को वैसा नहीं देखते, जब तुम चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली फैक्ट्स तरीकों से या रैशनली नहीं देखते, उसमें तुम्हारी खुद की कोई सोच पड़ जाती है, उसको बोलते हैं पर्सनल बायस, सब्जेक्टिविटी, ऑलराइट? ऑब्जेक्टिविटी इसका उल्टा हुआ, जब तुम चीज़ों को रैशनल चीज़ों से देखते हो, रेदर देन इर्रेशनल, समझ रहे हो? अब हम अगली बात की ओके, अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की अभी मैं बात की, लाइक व्हाई डू यू नीड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट सो दैट यू कैन देयर विल बी नो पर्सनल बायसेस प्लस द रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ व्हाट आर द गोल्स? क्या गोल है स्ट्रक्चरलिज्म का? पहला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, टू एनालाइज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, एनालाइज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड एंड हेलो, कैन यू हियर मी? मेरी वॉइस क्रैक होगी। ओके। सो स्ट्रक्चरलिस्ट का एम था कि हमारे माइंड को समझना एंड हमारे मेंटल प्रोसेसेस को इन्होंने ब्रेक किया था सिंपल पार्ट्स में, या एलिमेंट्स की बात करूं मैं, इन्होंने पार्ट्स या एलिमेंट्स में इनको डिवाइड किया था, ऑलराइट? एंड क्या किया इन्होंने बाद में, इन्होंने इन एलिमेंट्स को, जो मैंने अभी एलिमेंट्स की बात की थी ना, जो अभी मैंने पार्ट्स की बात की थी पहले, लाइक सेंसेशन, इमेजेस एंड अफेक्शन, कैसे सेंसेशन, इमेजेस और अफेक्शन कंबाइन होती है मेंटल एक्सपीरियंस बनाने के लिए। कैसे ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, सेंसेशन, इमेजेस और अफेक्शन, कैसे ये तीनों चीज़ें कंबाइन होती है और एक मेंटल एक्सपीरियंस बनाती है। ये चीज़ भी स्टडी करती है स्ट्रक्चरलिज्म। समझ आ रही है? जो भी ये सेंसेशन, इमेजेस, अफेक्शन कैसे ये चीज़ें कंबाइन करती है और एक मेंटल एक्सपीरियंस बनाती है। यस, मेंटल एक्सपीरियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंसेशन, कैसे साउंड्स, टच, स्मेल, कैसे तुम्हारी इमेजेस से बात करूँगी तो कैसे तुम्हारे थॉट्स, मेमोरीज़, ड्रीम्स, और कैसे तुम्हारे अफेक्शन की बात करूँ, कैसे तुम्हारे इमोशंस लाइक फ़ियर, एंगर, डिस्गस्ट, ये चीज़ें कंबाइन करके बनाती है मेंटल एक्सपीरियंस। कैसे बनाती है? वो भी चीज़ स्ट्रक्चरलिज़्म समझाती है, राइट? इफ आई समराइज़ दिस, अ, अगर गोल ऑफ स्ट्रक्चरलिज़्म को मैं समराइज़ करूँ, इट सेज़ दैट
to analyze your mind, all right, and break down the mental processes into very simple parts, and how these elements actually combined and make a mental experience. ठीक है? The next part is criticize भी हुआ था ये। स्ट्रक्चरलिज्म क्रिटिसाइज भी हुआ था, लोगों ने इसको दोष भी दिया था, ऑब्स्ट्रक्ट भी किया था, आर्ग्यूमेंट भी की थी। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म एक स्कूल है, दूसरे भी स्कूल्स है। जैसे बिहेवियरिज्म एक स्कूल है, हम उसकी बात करेंगे आगे। या फिर साइकोडायनेमिक एक स्कूल है, हम उसकी बात करेंगे आगे, ठीक है? हम इन दोनों स्कूल्स की आगे बात करेंगे। तो इन दोनों स्कूल्स में क्या हुआ, अब बिहेवियरिज्म वालों ने बोला, बिहेवियरिज्म स्कूल्स ने बोला, ये बिहेवियरिज्म स्कूल ज़्यादा फोकस करता था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। बिहेवियर 2 काइंड के होते हैं, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर्स आर जो कि हम देख सकते हैं दूसरे लोगों में। तुम कैसे बैठ रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है, ऑलराइट? ये होते हैं ओवर्ट बिहेवियर्स। ओवर्ट बिहेवियर्स जो कि दूसरे लोग तुम्हारे को देख सकते हैं ऐसे बिहेवियर्स करते हुए। नेक्स्ट चीज़ आती है कोवर्ट बिहेवियर्स। कोवर्ट बिहेवियर्स वो होते हैं जो कि दूसरे लोग नहीं देख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारी लर्निंग, या फिर कुछ होते हैं ना जो तुम खुद से ही बात करते रहते हो, या फिर इमेजिनेशन। ये चीज़ें आती है कोवर्ट बिहेवियर्स में, मतलब दूसरे दूसरे लोग समझ नहीं पाते, कोवर्ट बिहेवियर्स को देख नहीं पाते। Overt behaviors means simply that other people can see your behaviors. Covert behaviors are some behaviors that other people cannot see these behaviors. Simple as that. About you. मतलब overt behaviors are observable. Covert behaviors cannot be observed. Alright. So जो behaviorism था, उन्होंने criticize किया था किसको? Structuralism को, कि वो यूज करते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन है मेथड। कैसा मेथड? इंट्रोस्पेक्शन कोवर्ट मेथड है। दूसरे लोग तो नहीं समझ पा रहे ना तुम्हारी इंट्रोस्पेक्शन, तुम क्या अपने अंदर सोच रहे हो, तुम कैसे समझ रहे हो अपने इमोशंस को, तुम्हारे थॉट्स को, दूसरे लोग तो नहीं समझ पा रहे, है कि नहीं? तुम ही खुद देख पा रहे हो। दैट मीन्स इट इज कोवर्ट। वी कैन हम ही खुद के कोवर्ट बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं देख सकता हमारे कोवर्ट सिवाय हमारे। ऑलराइट? तो एक्चुअली बिहेवियरिज्म क्रिटिसाइज्ड structuralist school as for the method they use introspection, as it is open to bias. Open to bias means, yeah, structuralism is covert because open to bias means इंट्रोस्पेक्शन ऐसा मेथड है जो कि ओपन टू बायस है, मतलब इसमें बायसेस होने के चांसेस है कि बायसेस होने के चांसेस, मतलब क्या मतलब है मेरा? मेरा मतलब है कि एक की इंट्रोस्पेक्शन अलग होगी, लाइक शाहनूर भाई की इंट्रोस्पेक्शन अलग होगी, इंद्रजीत भाई की दूसरी इंट्रोस्पेक्शन होगी। लाइक मेरी इंट्रोस्पेक्शन अलग होगी। दैट मीन्स अलग-अलग रिजल्ट आएँगे। और बिहेवियरिज्म फोकस करता है ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, ऑब्जर्वेबल थिंग्स के ऊपर। लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था इस स्कूल को, इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये ओपन टू बायस। ऑब्जर्व अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करूँ, बिहेवियरिस्ट क्रिटिसाइज्ड structuralists as they you know they used introspection that is quite subjective and open to bias. ऑलराइट? उन्होंने बहुत ही सब्जेक्टिव मेथड यूज़ किए थे। नेक्स्ट थिंग इज़ साइकोडायनामिक। जो साइको एनालिस्ट थे, साइको एनालिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये लोग कौन होते हैं, मैं अभी इतनी डिटेल में नहीं बताऊँगा। साइको एनालिस्ट ने भी क्रिटिसाइज़ किया था बिहेवियरिज्म को, सॉरी स्ट्रक्चरलिज्म को, क्योंकि उन्होंने अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के बारे में बात ही नहीं की। Structuralists didn't focused on unconscious mind. All right, that's why they got criticized. Psychoanalysis, yeah.
साइकोएनालिटिक एक्चुअली साइकोएनालिसिस एक मेथड है। साइकोएनालिसिस इज़ अ मेथड इन साइकोडायनामिक स्कूल। ये एक मेथड है, ऑलराइट? हम इसके बारे में भी बात करेंगे क्या होता है ये। सो एक्चुअली अगर मैं बात करूँ साइकोएनालिटिक स्कूल ने भी क्रिटिसाइज़ किया था इनको क्योंकि इन्होंने अनकॉन्शियस के बारे में तो बात ही नहीं की थी। अनदर चीज़ के लिए ये क्रिटिसाइज़ हुए थे कि ये ना स्ट्रक्चरलेस रियल लाइफ़ इश्यूज़ के बारे में तो बात ही नहीं करते। ये तो इंट्रोस्पेक्शन पे ही लगे होते हैं। इंट्रोस्पेक्शन पे ही लगे होते हैं ये। ऑलराइट, रियल लाइफ़ इश्यूज़, रियल लाइफ़ इश्यूज़ ये ना रियल लाइफ़ इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करते स्ट्रक्चरलेस, सिर्फ़ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात करते, तो इसकी वजह से भी ये क्रिटिसाइज़ हुए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? इनका कंट्रीब्यूशन होता है फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है इनका कि इन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट एक्चुअली मेड साइकोलॉजी इंटू अ डिफरेंट ब्रांच टू स्टडी। ऑलराइट, साइकोलॉजी इनकी वजह से एक डिफरेंट ब्रांच बनी पढ़ने के लिए कि साइकोलॉजी क्या होती है। इन स्ट्रक्चरलिस्ट की वजह से ही साइकोलॉजी बन पाई। ऑलराइट, मेड it became a different branch to study as other subjects like science or physics or maths because of the structures and their contribution. तो इनका पहला कंट्रीब्यूशन तो ये है। सेकंड कंट्रीब्यूशन इनका क्या है? सेकंड कंट्रीब्यूशन इनका है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में डेवलप करने में हेल्प दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ऑलराइट, अब आते हैं लास्ट चीज पे आता हूँ मैं, दैट इज जो विलियम वुंड था ना, उसके साथ कौन-कौन से दूसरे सॉरी दूसरे कंटेम्परेरीज़ थे? इसके साथ कौन-कौन से लोग थे? Are these the contribution structures? Yes, these are the first is it made psychology into a different branch. Second, it led to the development of experimental psychology. हम उसके बारे में भी बात करेंगे आगे कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है? डोंट वरी। Next things, there are some contemporaries of William Wundt. For example, first in Hermann Ebbinghaus. आई डोंट नो, मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, सॉरी फॉर दैट। पर हर्बन एबिंगॉस बोलते हैं इनको फादर ऑफ मेमोरी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मेमोरी, हर्मन एबिंगॉस। स्ट्रक्चरिज्म इन द एंड। हाँ, हम कर लेंगे यार, समराइज कर देंगे, डोंट वरी। ऑलराइट, हाँ, मैं जल्दी-जल्दी लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो ये बोलते हैं फादर ऑफ मेमोरी। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, हाँ, दैट्स करेक्ट। अ, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने मेमोरी रिसर्च के ऊपर बहुत फोकस किया था एंड इन्होंने कंट्रीब्यूशंस किए थे लाइक लर्निंग कर्व क्या होता है, या फिर फॉरगॉटन कर्व क्या होता है, या फिर मेमोरी कैसे काम करती है, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक्स मेमोरी, वर्किंग मेमोरी क्या होती है, अलग-अलग जो मेमोरीज होती है, प्रोसीजरल मेमोरी, ये सारी चीजें जो मेमोरी के बारे में डिस्कस हरमन एबिंगॉस ने ही स्टार्ट की थी। ही इज नोन एज अ फादर ऑफ मेमोरी। ऑलराइट, so he is actually contemporary, इसका साथी था विलियम वुड का ये, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज Oswald Colpe. Oswald Colpe is someone who has developed experimental psychology and he has given and he has developed the Wurzburg School of Psychology. All right, Oswald, this is the guy. Yeah, I am correct on this. So he has developed the Wurzburg School of Psychology. ये एक स्कूल है साइकोलॉजी का जो कि वुर्सबर्ग, आई थिंक इट इज इन रशिया में, वुर्सबर्ग, सॉरी। तो इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया था ये स्कूल। You actually can write whatever I'm saying. You can write in the notebook or your notepad so that you can not just you can just focus in the class by writing these. Wurzburg School.
Alright. The main contribution he have given is imageless thought. The main concept he have given. What is imageless thought? Imageless thought is something that you can you have a thought of anything, but it is without image. Simple. जो टर्म है ना ये इमेजलेस थॉट, इसमें इसका मतलब दिया हुआ है। कोई ऐसा थॉट जिसमें कोई इमेज नहीं है। समझ रहे हो? दैट इज़ द कांसेप्ट दैट वाज़ गिवन बाय ओसवर्ड कुलपे। और कुछ ऐसा थॉट जिसमें इमेज नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हारे को क्या लगता है? कोई तुम बताओ मेरे को कि ऐसा कौन-सा थॉट है जिसमें तुम्हारे को इमेज प्रेज़ेंट करने की ज़रूरत नहीं है? मतलब तुम्हारे दिमाग में कोई इमेज ही नहीं आती। क्या एग्ज़ाम्पल रहेगा? इज़ देयर एनी थॉट दैट नो इमेज कम्स टू योर माइंड? अगर तुम उसके बारे में बात करते हो, तुम बताओ, सोचो, व्हाट इज़ दैट थिंग? मोस्ट ऑफ द थॉट्स नहीं, ऐसा भी नहीं होता। मोस्ट स लेकिन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, वो आदमी कैसे सोचता है। कई लोग इमेजेस में सोचते हैं, कई लोग नंबर्स में भी सोचते हैं, कई लोग थॉट्स में, वर्ड्स में सोचते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दैट, सीकिंग जस्टिस या सो इट ये बहुत ही सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्पल होगा कि इमेजलेस थॉट मतलब कई लोग उसकी इमेज बनाते होंगे, कई लोग नहीं बनाते होंगे। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन्स थिंकिंग कि वो किस चीज़ को इमेजलेस समझते हैं। ऑलराइट? फॉर एग्ज़ाम्पल तुम समझ पाते हो व्हाट इज़ एक्चुअली क्या बोलते हैं इसको? अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ, इंटीग्रेशन एक टॉपिक है मैथ्स में, ऑलराइट? अगर मैं उस इंटीग्रेशन को ट्राई करता हूँ इमेज में कन्वर्ट करने का, तो नहीं होगा यार, कहाँ से होगा वो कन्वर्ट? क्यों नहीं होगा कन्वर्ट? क्योंकि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अब उसको इमेज में कैसे कन्वर्ट करूँ, राइट? We can just solve them in just numbers, but we cannot convert into image, ऑलराइट? मैंने बस एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दिया तुम्हें। अब मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ, नेक्स्ट आदमी की, वो है Brentano. Since Brentano has contributed to ACT psychology. अब ACT psychology की बात भी हम बाद में करेंगे, don't worry about that, and phenomenology too, phenomenology too. So the thing is, he has given the concept of intentionality. Friends Brentano, wait, he has given the concept of intentionality. Intentionality means our consciousness is always directed towards something. हमारी जो चेतना है वो किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी पर्पस के लिए वो काम करती है, जो हमारी कॉन्शसनेस है। दैट आवर कॉन्शसनेस इज़ ऑलवेज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग, ऑलराइट? दिस मीन्स ओके, बाद में तुमने एक ह्यूमनिस्टिक थॉट ऑफ साइकोलॉजी भी आएगा, वहाँ पर कार्ल रोगस ने बात की थी दैट बिहेवियर इज़ ऑलवेज़ गोल ओरिएंटेड। जो भी हम बिहेवियर करते हैं ना, जो हमारा बिहेवियर होता है, वो हमेशा गोल डायरेक्टेड होता है, पर्पस ड्रिवन होता है। In the same way, Britano has given the concept of intentionality, that he said that our conscious experiences are always goal directed. When the name comes, I thought Franz Bonaparte. No, bro. Franz Bonaparte was, I think he was a character from Monster. Yep, he was the main antagonist of. All right. So the next thing is, इन्होंने मेन कॉन्सेप्ट दिया था ये, लाइक आवर कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग। देन नाउ द नेक्स्ट थिंग इज म्यूजिक साइकोलॉजी। अब तुम सोचोगे ये भी चीज होती है, म्यूजिक साइकोलॉजी भी कुछ ब्रांच है साइकोलॉजी की। तुम सोचोगे भाई अतरंगी चीज है भाई ये तो।
मुझे तो ये पहले ही नहीं पता था, राइट? पर ये ऐसा है। एक्चुअली ये एसोसिएट किया जाता है स्टम्प के साथ। या म्यूज़िक साइकोलॉजी भी एक्सिस्ट करती है। So yeah, there are several branches of psychology. Child psychology भी exist करती है, adolescent psychology भी exist करती है, neuropsychology, health psychology, cultural psychology, evolutionary psychology, health psychology, IO psychology, forensic psychology, मतलब बहुत कुछ, yep, lots of them. बहुत सारी है, like positive psychology, statistical psychology. Okay, 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 भाई, कंटिन्यू करता हूँ मैं। नेक्स्ट थिंग इज जॉर्ज इलायस मुलर। अगर तुमने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, मुलर लायर इल्यूजन का, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। एक इल्यूजन है बड़ा फेमस, मुलर लायर इल्यूजन। मतलब 2 लाइन है, 2 लाइन है वो सेम लेंथ की है पर हम उसको अलग-अलग लेंथ के साथ परसीव करता है। तो ये एक इल्यूजन है एक्चुअली जो कि मुलर लायर इल्यूजन बोलता है। इन्होंने जॉर्ज लायस मुलर ने ये इल्यूजन दिया था, ठीक है? तो मेन इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था सेंसेशन एंड परसेप्शन के ऊपर, ऑलराइट? एंड ही हैज स्टडीड साइकोफिजिक्स, जो इनका मेन था। व्हाट इज साइकोफिजिक्स? साइकोफिजिक्स refers to how a physical stimulus is affecting your you know how a physical stimulus is affecting your perception and sensations. कैसे एक बाहर की चीज़ कैसे एक बाहर की चीज़ तुम्हारी सेंसेशन और तुम्हारी अ, परसेप्शन को अफ़ेक्ट करती है। ये है साइकोफिज़िक्स का कमाल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी तुम्हारे को थोड़ा डर लग रहा होगा, भाई ये क्या बोल रहा है? तो तुम्हारा पहली बार है, तो कोई बात नहीं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ लास्ट पार्ट पे आते हैं। इन्होंने कॉन्सेप्ट एक थ्योरी दी थी, दैट इज़ इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। साइकोफिजिक्स होता है जब कि एक फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है स्टिमुलस होता है कोई इवेंट या फिर कोई चीज, ऑब्जेक्ट, इवेंट, सब्जेक्ट, ये स्टिमुलस बोलते हैं इस चीज को। इंटरफेरेंस थ्योरी या इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग दी थी इन्होंने। क्या बोलता है, क्या था इनका नाम? जॉर्ज एलाइस मुलर ने दी थी, या जैसे फॉरगॉटन कर्व दिया था हरमन एबिंगहॉस ने, तो इंटरफेरेंस थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है? तो साइकोफिजिक्स क्या करती है कि जो हमारा कैसे एक फिजिकल स्टिमुलस, कैसे एक फिजिकल बाहर की चीज हमारी सेंसेशन और परसेप्शन को अफेक्ट कर रही है। तो आज का समझ आ गया आप लोगों को? स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल, मैं अगर इसको रिवाइज करूं स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल को, तो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल को अगर मैं रिवाइज करूं, ये सबसे पहले स्कूल था, साइकोलॉजी का सबसे पहला स्कूल स्ट्रक्चरलिज्म था, जो कि 19th सेंचुरी में बना था। शी स्टडी करता है आपके माइंड को, ठीक है? एंड मेंटल प्रोसेसेस को ब्रेक डाउन करता है छोटे-छोटे पार्ट्स में। एंड इसमें ईबी टेचनर और विलियम वुड का बहुत बड़ा हाथ था। विलियम वुड फादर ऑफ साइकोलॉजी है, जिन्होंने की है साइकोलॉजी की पहली लैबोरेटरी, ऑलराइट? एंड इन्होंने क्या किया, अ, इन्होंने और भी किया था, लाइक इन्होंने फाउंडेशन बनाई थी स्ट्रक्चरलिज्म की, लेकिन ये स्ट्रक्चरलिज्म के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे स्टार्टिंग में, ओके? नेक्स्ट चीज़ आती है, इन्होंने माइंड को एनालाइज़ किया था इंट्रोस्पेक्शन मेथड से, ऑलराइट? He analyzed the mind through the method called introspection. If I talk about E.B. Techner, इन्होंने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किताब है वो लिखी, टर्म किया कॉइन स्ट्रक्चरलिज्म, एंड इन्होंने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात की। एंड
इन्होंने आइडियाज़ लिए थे विलियम वुंड के और यूएस में जाके फेमस कर दिए थे वो आइडियाज़, ठीक है? अ, जानवी जस्ट टेल मी दैट आई एम सेइंग करेक्ट, है ना? बिकॉज़ मैंने प्रेज़ेंटेशन वहीं से उठाई हुई है, स्ट्रक्चरलिज़्म की, कॉलेज वाली उससे कॉलेज वाली प्रेज़ेंटेशन से सर की, ठीक है ना? ये मैं बस रिवाइज़ कर रहा हूँ सब कुछ अपने दिमाग में। द नेक्स्ट थिंग इज़ इंट्रो इन्होंने 2 कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्ट्रक्चरलिज़्म के दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन एंड बेसिक एलिमेंट्स। इंट्रोस्पेक्शन क्या होती है? टू एनालाइज़ योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स और ये प्राइमरी मेथड था इसमें किसमें यूज़? स्ट्रक्चरलिज़्म स्कूल में एंड ये इसमें इस अगर इसकी प्रोसेस की बात करूँ, सब्जेक्ट बताता है अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, एक्सपेरिमेंटर को, ठीक है? एंड इसमें एक और चीज़ है लाइक जो ईबी टेचनर है, उन्होंने नोटिस किया इंट्रोस्पेक्शन के मेथड्स को और उन्होंने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शसनेस को बनाया, ठीक है? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शसनेस की बात करूँ सेंसेशन, इमेजेस और अफेक्शन। सेंसेशन मतलब रॉ डेटा, साउंड्स, स्मेल्स, साइट वगैरह। इमेजेस मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशंस तुम्हारी फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारी इमेजेस आ जाती है, तुम्हारे थॉट्स आते हैं, मेमोरीज़ आती है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपकी मेंटल प्रेज़ेंटेशन होती है। लास्ट आता है आपका अफेक्शन। अफेक्शंस मीन्स योर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ियर, टेंस, एंगर ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। देन कम्स मेथोडोलॉजी कौन-सा मेथड यूज़ करते हैं हम इसमें एक्चुअली 2 मेथड्स यूज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। लाइक नॉर्मल इंट्रोस्पेक्शन से बहुत अलग होती है बिकॉज़ इट कंसिस्ट ऑफ रिगरस ट्रेनिंग टू गेट एक्यूरेट कॉन्शियस एक्सपीरियंस रिजल्ट्स, ठीक है? एंड विदाउट एनी पर्सनल बायसेस। अनदर थिंग इज़ yep, controlled environment. Controlled environment consists of two things. The main thing is about controlled environment is to reduce the biases and to get a reliable and consistent result. All right, these इन दो चीजों के लिए एंड अगर मैं इसकी गोल की बात करूं गोल मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड टू ब्रेक द मेंटल प्रोसेसेस इनटू सिंपल पार्ट्स another thing is how these things work how these simple parts work like like these parts how these simple parts combine to make a mental experience. Alright. The next thing is क्रिटिसाइज किया था बिहेवियरिज्म में इनको क्योंकि ये इंट्रोस्पेक्शन का क्योंकि ये ज्यादा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर बिलीव करता है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर बिलीव करता है एंड इंट्रोस्पेक्शन इज अ मेथड दैट इज ओपन टू बायस एंड सब्जेक्टिव दैट इज यूज्ड इन दिस फ्रेम. द नेक्स्ट पार्ट इज साइको एनालिटिक. इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था इनको क्योंकि इन्होंने अनकॉन्शियस प्रोसेसेस की तो बात ही नहीं की थी, ठीक है? एंड नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक रियल लाइफ इश्यूज़ के बारे में इन्होंने बात नहीं की थी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं है स्ट्रक्चरलिज़्म की. देयर आर्न्ट एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू स्ट्रक्चरलिज़्म एंड इट डज़न्ट इट डज़न्ट डील विद एनी रियल लाइफ इश्यूज़. ऑलराइट, दैट्स व्हाई इट गॉट क्रिटिसाइज्ड. नेक्स्ट थिंग इज कंट्रीब्यूशन की बात करूँ इन्होंने इसको अलग फील्ड ऑफ साइकोलॉजी बनाया एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हेल्प की. नेक्स्ट थिंग इज कुछ कंटेम्पररीज की बात करूँ लाइक हरमन एबिंगहॉस जिसने मेमोरी मेमोरी के बारे में बात की लाइक मेमोरी कैसे काम करती है, राइट? नेक्स्ट थिंग इज लाइक ऑसवर्ड कोल्बे that has contributed to you know in concept of imageless thought जो कि इनका मेन था एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से बिलोंग करता है. देन कम्स इज फ्रांस ब्रिटानो दैट ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू इंटेंशनैलिटी. ऑलराइट, द मेन कांसेप्ट ऑफ हिम एंड इसको एक्ट साइकोलॉजी के बेस में आएगा. एंड देन कम्स इज कार्ल स्टाउन जो कि आता है म्यूजिक साइकोलॉजी के अंडर. देन कम्स लास्टली दैट इज रेफर्स टू यू नो जॉर्ज एलाइस मुलर दैट हैज गिवन द कॉन्सेप्ट साइकोफिजिक्स में इन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया sensation perception and given the interference in forgetting. So this was all about structuralism.
दिस वाज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। जो तुम अब लग रहा है पता इंस्टाग्राम की रील की साइकोलॉजी और असली साइकोलॉजी में कितना फ़र्क है? समझ आया? इंस्टाग्राम की साइकोलॉजी और इसमें कितना फ़र्क है, लग रहा है पता? ये होती है असली साइकोलॉजी, ये है असली साइकोलॉजी, ये है बेटा असली साइकोलॉजी। जो तुम इंस्टाग्राम में जो ये पढ़ते नहीं हो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, नमस्ते भाई कुछ भी लिख लेते, ये है बेटा असली साइकोलॉजी। हाँ, असली साइकोलॉजी ये है। तो मैं जो स्ट्रक्चरलिज़्म के प्रेज़ेंटेशन है, मैं आप लोगों को भेज दूँगा अ, रिसोर्सेज़ में, लाइक स्टडी मटीरियल में आपको प्रेज़ेंटेशन मिल जाएगी स्ट्रक्चरलिज़्म की। और जो हमने पुराना पढ़ा है कि पर्सपेक्टिव क्या है साइकोलॉजी का, हिस्ट्री क्या है, डेफिनिशन क्या है साइकोलॉजी की, या फिर साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, या फिर बहुत सारी फ़ील्ड्स की हमने बात की थी, ठीक है? वो सब आपको मिल जाएगी स्टडी मटीरियल जगह में। और अगर किसी को दिक्कत है, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख ले। वी हैव अ रिकॉर्डेड क्लासेस सेक्शन वेयर यू कैन गेट लाइक एवरीथिंग, ऑलराइट? अगर किसी को फिर भी दिक्कत आती है इन सब चीज़ों के बाद, वो मेरे से फिर मंडे को कॉन्टैक्ट कर सकता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। नेचर, नर्चर क्या चीज़ है? हमने वो भी बात की थी, मतलब बहुत कुछ बात कर दी है हमने। अभी अभी एक्चुअली चल साइकोलॉजी स्टार्ट ही हुआ है। हमने साइकोलॉजी क्या है, उसका नेचर क्या है, हमने स्कोप की बात की थी, फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी की बात की है, स्कूल्स की बात की है, पर्सपेक्टिव्स की बात की है, हिस्ट्री की बात की है, ठीक है? अभी हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है? तो इससे पहले तुम्हें कुछ समझ ना आए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यूट्यूब और जो सोर्सेज़ है उससे समझ लो पूरी साइकोलॉजी को, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ। तो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। कल हम पढ़ेंगे फंक्शनलिज़्म, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। आई होप यू गॉट अ प्रिपेयर फॉर दैट। आज हमने स्ट्रक्चरलिज़्म पढ़ा, कल हम फंक्शनलिज़्म पढ़ेंगे, ठीक है? एक-एक करके सारे स्कूल खत्म करेंगे और फाइनल में हम टेस्ट लेंगे। तुम्हारे को कितना आता है, कितने पानी में हो। एनी लास्ट वर्ड्स? टेस्ट भी होंगे, यस बिल्कुल टेस्ट होंगे और फ्राइडे को प्रेज़ेंटेशन है, फ्राइडे को, याद रखना। पता नहीं किसका नंबर आएगा इस बार। ओके गाइस।